हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ व महत्व एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन यू द इम्पोर्टेंस एंड प्रॉफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि रियल में इंटरनेशनल ट्रेड के किसी भी कंट्री को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉन एज द ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। इंटरनेशनल ट्रेड को जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो उस तरह की दी गई है कि जिस प्रकार इंसान के शरीर में रक्त का महत्व होता है, उसी तरह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो है वो ट्रेड की इम्पोर्टेंस होती है। देन ट्रेड इज इक्वल लाइक टू ब्लड। ट्रेड जो है वो रक्त के समान है। और जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, these all sectors development is totally depend upon agriculture। तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय, आपकी बचत, विनियोग, औद्योगिक और कृषि, इन सभी क्षेत्रों का जो विकास है वो कृषि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। देन इंटरनेशनल ट्रेड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के या आर्थिक विकास के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Then importance is divided into two parts. First is economic benefit and second is non-economic benefit। तो इस इकोनॉमी के इंटरनेशनल ट्रेड की जो इम्पोर्टेंस है उसके बेनिफिट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ, एंड सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट, अनार्थिक लाभ। तो इकोनॉमिक सेक्टर में जो होते हैं वो हमारे टोटल जितने भी सेक्टर्स हैं, आपका जो है प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, पब्लिक फाइनेंस है, उस सेक्टर में होने वाली इम्पोर्टेंस को हम जो है वो इकोनॉमिक में इंक्लूड करते हैं। और किसी कंट्री के सोशल और पॉलिटिकल सेक्टर में जो बेनिफिट्स होते हैं उनको हम नॉन इकोनॉमिक सेक्टर में डिवाइड करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर में इंटरनेशनल ट्रेड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। देन फर्स्ट पॉइंट, विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। फर्स्ट पॉइंट जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वो है कि ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड लेबर ऑफ डिवीजन इज पॉसिबल इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहती है तो वो लेबर ऑफ डिवीजन को इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करती है। पर्टिकुलर पर्सन को अपनी स्किल, अपनी ट्रेनिंग, अपने एजुकेशनल लेवल, अपने फिजिकल लेवल, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग एक स्पेशल वर्क जो है वही करने के लिए दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स क्वालिटी, जो भी उसमें एफिशिएंसी है उसको उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम दिया जाता है। तो दिस इज नॉन एज लेबर ऑफ डिवीजन, उसको हम लेबर ऑफ डिवीजन के नाम से जानते हैं। देन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर टास्क को एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के साथ साथ आप करते जाते हो, देन यू बिकम कन्वर्ट इनटू ए स्पेशलिस्ट। आप अगर एक पर्टिकुलर काम कंटिन्यूस प्रोसेस में करोगे तो आप उसमें एक विशिष्टीकरण जो है वो हासिल कर लोगे। तो यू में बी स्पेशलिस्ट, आप उस फील्ड के और उस एक्टिविटी के स्पेशलिस्ट कन्वर्ट हो जाओगे। तो ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड फर्स्ट जो बेनिफिट मिला वो मिला हमें श्रम का विभाजन हो गया। अब हर व्यक्ति को पूरा काम नहीं करना पड़ता, उसको एक उत्पादन की एक प्रोसेस का छोटा सा काम करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा है लेबर के लिए अपना ही काम करना, उसको आकर के पता है कि रोज मुझे इसी मशीन पर यही जाना है, तो वो डेली अपना काम बड़ी ईमानदारी से काम करता है और फिर उसमें महारत हासिल कर लेता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और इससे उस कंट्री में जो ट्रेड की ग्रोथ रेट है वो हाई हो जाती है। देन सेकंड बेनिफिट इज प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड पॉइंट, प्राकृतिक साधनों का पूर्ण विदोहन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेनिफिट होता है कि किसी भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिच अमाउंट में अवेलेबल रहते हैं। अब रिच अमाउंट में अगर अवेलेबल है और उनका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी डेवलपमेंट की रेट जो है वो स्लो हो जाएगी। तो ट्रेड के बिहाफ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। आप उसका एक्सप्लोरेशन करते हो, यूटिलाइजेशन करते हो, प्रोडक्शन करते हो और एक्सेस में प्रोडक्शन के बाद आप उसका एक्सपोर्ट भी करते हो। तो ये जो पॉसिबल हो पाया वो ट्रेड के बिहाफ पे पॉसिबल हो पाया है कि आपने अपनी कंट्री में जो अवेलेबल है नेचुरल रिसोर्सेज एटलीस्ट उसका बेटर यूटिलाइजेशन किया है। देन थर्ड इज संतुलित औद्योगिकीकरण, बैलेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन।
जो थर्ड बेनिफिट मिला है हमें इंटरनेशनल ट्रेड के बिहाफ पे, वो है बैलेंसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हर कंट्री में ट्रेड की वजह से एक जो इंडस्ट्रीज का जो सेटअप होता है वो एक बैलेंसिंग फिगर में होता है, कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री, वहाँ वो, हम डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री को चारों और कंट्री के जो है वो सेटअप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से हर वैरायटी के प्रोडक्ट का माल जो है आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो आप चाहता है कंट्री में, आपकी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि एक बैलेंसिंग फिगर में हर स्टेट में हर प्रकार के इंडस्ट्री का सेटअप हो। तो आपकी कंट्री को इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि एक बैलेंसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कहीं कोई भी ऐसी नहीं होगा कि कोई स्टेट में ज़्यादा इंडस्ट्री और किसी में लोअर क्वांटिटी में हो। उसके बाद है बड़े पैमाने की बचतें, इकोनॉमाइज ऑफ लार्ज स्केल। जब आप किसी भी काम को एक तो छोटे लेवल पर करते हो तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है। जब हम उसी एक्टिविटी को या उसी प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर करते हैं, रिच अमाउंट में करते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वो थोड़ा लोअर आती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बिहाफ में जब हम बहुत रिच अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर आने की वजह से आपको बेनिफिट मिलते हैं, और बहुत सारे बेनिफिट मिलने की वजह से आपकी कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूस लोअर टू लोअर होती जाती है। और जब आपकी कॉस्ट लोअर टू लोअर होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी डिमांड हाई टू हाई होगी, तो आपको दोनों साइड से बेनिफिट होगा। कॉस्ट लोअर होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड हाई होगी तो बेनिफिट है, और जब आपने रिच अमाउंट में प्रोडक्शन किया है तो आपके और जो बहुत से खर्चे हैं जो डेली के फिक्स ही होते हैं कि ये कॉस्ट तो आएगी, तो उनमें भी आपको बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है आर्थिक व प्राकृतिक संकट में सहाय, रिलीफ एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड नेचुरल कैलेमिटीज। अब अगर किसी कंट्री में नेचुरल कैलेमिटीज आ जाते हैं जैसे ड्रॉट, फैमाइन, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, या कभी इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए कि बहुत ज़्यादा मंदी आ जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ऐसे समय में क्या होगा, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर तो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ट्रेड रुक जाता है, प्रोडक्शन रुक जाता है, एग्रीकल्चर रुक जाती है, तो टोटल जो इकोनॉमिक की कंडीशन होती है वो पुअर टू पुअर हो जाती है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज और क्राइसिस। अब ऐसे समय में आपकी जो डिमांड है वो तो एज इट इज रहती है फॉर फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, ये तीन डिमांड आपकी कभी कम नहीं हो सकती। देन अगर ट्रेड है तो इट इज़ पॉसिबल कि आपकी गवर्नमेंट इंपोर्ट कर सकती है, आप इंपोर्ट कर सकते हो और एटलीस्ट अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो जब नेचुरल कैलेमिटीज आ जाता है, जब ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आती है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट के सामने एक ही रहता है कि अगर ओपन इकोनॉमी है तो कहीं से भी वो इंपोर्ट कर करके अपनी पॉपुलेशन की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है। तो ये भी एक ट्रेड का बेनिफिट हुआ कि ये हेल्पफुल होता है जब कंडीशन हमारे अनफेवरेबल हो जाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि। 6 पॉइंट, उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि, राइज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर। इंटरनेशनल ट्रेड के बिहाफ पे आपको वैरायटी ऑफ कमोडिटीज जो है वो कंजम्पशंस के लिए मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आप कंज्यूम करते हो। तो जब आपका कंजम्पशन लेवल हाई होता है तो क्या होगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन होने लग जाता है। तो जब कंज्यूमर को वैरायटी ऑफ कमोडिटीज कंजम्पशन के लिए मिलती है तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है, और कंट्री में जो लिविंग स्टैंडर्ड है कंज्यूमर का वो हाई टू हाई होगा। नेक्स्ट आता है उद्योगों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि ट्रेड के बिहाफ पे हम अपडेट टेक्निक को इंपोर्ट करते हैं। आप जो है जो न्यू से न्यू अपडेट टेक्निक्स होती है, स्पेशलिस्ट की सर्विसेज होती है, मशीन होती है, तो हम उन सभी को अडेप्ट करते जाते हैं, क्योंकि आपको अगर अच्छी क्वांटिटी में कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना है तो आपको अपडेट टेक्निक को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ट्रेड का बेनिफिट हुआ, आप क्या करना चाह रहे हो, ट्रेड करना चाह रहे हो, ट्रेड के लिए आप क्या करना चाहते हो, ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आपको आपकी टेक्निक को अपडेट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूस इम्प्रूव होगी। तो ये भी एक ट्रेड का बेनिफिट है कि इंडस्ट्री में जो है वो मॉडर्नाइजेशन सेटअप हो जाता है। नेक्स्ट आता है एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश, रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली एक्टिविटीज़। तो मोनोपोली एक्टिविटीज़ जो होती है उसमें यह रहता है कि जो सेलर होता है
वो आपसे जो प्राइस लेगा वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि किस पर्टिकुलर कमोडिटी के आपसे क्या प्राइस लेने हैं। तो वो आपका क्या करेगा, एक्सप्लोटेशन करेगा, हाई टू हाई प्राइस आपसे लेगा। अब अगर ट्रेड है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडियन सेलर से ही परचेज करें, आप इंटरनेशनल लेवल पर जा कर के भी कहीं से भी किसी सेलर की कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। तो मोनोपोली एक्टिविटीज़ जो होती है एटलीस्ट उस पर थोड़ा सा इसमें कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री का सेटअप होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में इम्प्रूव होता है। हाई अमाउंट में जब आप प्रोडक्शन करते हो तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो कंट्री में जनरेट होती है। अब ये केवल मात्र इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही नहीं होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी होगा, सर्विस सेक्टर में भी होगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री ग्रोथ करती है तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल देगी और सर्विस सेक्टर उसकी सप्लाई करेगा। तो इनडायरेक्ट वे में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सभी सेक्टर में जो है वो जनरेट होती है। तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसका सोल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट जो होती है वो कंट्री में हाई हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। ट्रेड के बिहाफ पे जो भी पर्सन ट्रेड में इन्वॉल्व है उसकी इनकम हाई होती है, उसकी इनकम हाई होने की वजह से उसका सेविंग का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब सेविंग का लेवल हाई होगा तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी हाई होगा। तो सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम इन तीनों से मिलकर के कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है वो हाई हो जाती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचतें करते हैं, ज़्यादा विनियोग करता है, तो पूंजी निर्माण की दर ज़्यादा होने लग जाती है। उसके बाद है सरकारी आय में वृद्धि, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। सरकारी आय में वृद्धि, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है वो हाई होती है। गवर्नमेंट जब आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर ड्यूटीज़ वगैरह लगाती है, टैक्स वगैरह लगाती है, टैरिफ बाउंडेशंस जो है वो लगाती है, तो गवर्नमेंट की इनकम इससे जनरेट होती है। आप इंपोर्ट करते हो तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। तो टैक्सेस के बिहाफ पे गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है वो ट्रेड की वजह से जो है हाई हो जाती है। नेक्स्ट आता है आर्थिक विकास दर में वृद्धि, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास दर में वृद्धि, इंक्रीज इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रैपिड रेट से इंक्रीज होती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, पब्लिक फाइनेंस, टोटल सारी एक्टिविटीज़ बहुत रैपिड रेट से होती है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इंडस्ट्री का सेटअप हो रहा है, तो कंट्री की ग्रोथ रेट जो है वो हाई होगी, क्योंकि सारे सेक्टर में डेवलपमेंट की रेट हाई हो रही है। इस वजह से कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो भी अप टू अप जो है वो चेंज होती जाएगी। उसके बाद है विदेशी विनिमय की प्राप्ति, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। वैरायटी ऑफ जो फॉरेन एक्सचेंज है हम उनकी अर्निंग होती है। हम जिस जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट वहीं से हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मिलता रहता है। तो कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व होते हैं उनके जो मेंटेनेंस की जो रेट है वो हाई हो जाती है। रिच अमाउंट में वैरायटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है कलेक्ट होने लगते हैं। तो ट्रेड का बेनिफिट है कि फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व में कहीं कोई कमी नहीं आ पाती है। उसके बाद है मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति, ट्रेंड इन प्राइस इक्वलिटीज। मूल्यों में समानता की प्रवृत्ति, ट्रेंड इन प्राइस इक्वलिटी। इंटरनेशनल ट्रेड के बिहाफ पे प्राइस में एक इक्वलिटी सी शो हो जाती है। जब आपसे आपका जो है आपकी कंट्री का जो सेलर है वो ज़्यादा प्राइस लेता है तो आप वो कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट से परचेज कर लेते हो, तो वो आपका बार बार एक्सप्लोटेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको भी कमोडिटी सेल करनी है, तो वो भी प्राइस को लोअर करेगा। तो इससे क्या होगा, प्राइस में इक्वलिटी आ जाएगी। आप बाहर से मंगाओ वो कमोडिटी या इनसाइड द कंट्री आप परचेज करो, प्राइस सेम होंगे, तो आपकी टेंडेंसी भी चेंज हो जाएगी। आप रियल में जो है इंडियन इकोनॉमी में ही जो सेलर सेल कर रहा है आप उसी से परचेज करोगे। तो एक प्राइस में चेंजेस की जो टेंडेंसी आएगी वो ट्रेड के बिहाफ पे आएगी। उसके बाद है तकनीकी ज्ञान का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज।
टेक्निकल नॉलेज जो है वो ट्रेड के बिहाफ पे हाई हो जाती है। हम खुद अच्छी से अच्छी टेक्निक को लर्न करने की कोशिश करते हैं, अडप्ट करने की कोशिश करते हैं, डेवलप्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बार बार मॉडर्न टेक्निक को आउटसाइडेड कंट्रीज से मंगवाना आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो आप भी क्या करते हो, टेक्निक में अपडेट होने की कोशिश करते हो, लर्न करने की कोशिश करते हो, रिसर्च करने की कोशिश करते हो, और हर प्रोडक्ट को एक इनोवेटिव आइडियाज़ में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो। तो टेक्निकल नॉलेज जो है वो कंट्री के लोगों में हाई टू हाई हो गई। नेक्स्ट आता है सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर गुड्स। ट्रेड के कारण कंज्यूमर को सस्ती वस्तुएं मिलेगी, क्योंकि आपका एक्सप्लोटेशन नहीं हो सकता, किसी की मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी नहीं चल सकती है, प्राइस में डाउनफॉल आएगा ही आएगा। तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा कि उसको अच्छी किस्म की वस्तुएं लोअर प्राइस पर अवेलेबल होने लग जाएगी, क्योंकि जिस कमोडिटी की क्वालिटी बेटर नहीं होगी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जिस कमोडिटी का प्राइस लोअर नहीं होगा आप उसको भी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको सस्ती और अच्छी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण मिलेगी। उसके बाद है विशिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज। आपको हमेशा एक स्पेशल कैटेगरी की कमोडिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए सेलर उसमें इनोवेटिव आइडियाज से आइडियाज ऐड करता जाएगा, और हर बार एक नए अंदाज में वही पुरानी कमोडिटी आपके सामने उपलब्ध होगी। तो आपको विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं हमेशा मिलती जाएगी, जो आप पहले ले रहे थे उसी को चेंज करके फिर नया फिर नया और फिर नया ऐड होता जाएगा। उसके बाद है उत्पादन विधि में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड। जब आपको हाई अमाउंट में प्रोडक्शन करना है, क्योंकि जब सेल करना है इंटरनेशनल मार्केट में तो सरप्लस में प्रोडक्शन होना कंपलसरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमारी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। प्रोडक्शन की प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करने के बिहाफ पे ही जो है वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव की जाती है और हाई टू हाई प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो ट्रेड के बिहाफ पे हर प्रोड्यूसर जो है अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद है अतिरिक्त उत्पादन लागत, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इससे अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि हर इंडस्ट्री के पास एक एक्सेस में प्रोडक्शन कैपेसिटी अवेलेबल रहती है। अगर आपकी डिमांड नहीं है तो आप आपकी एक्सेस कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो, और अगर डिमांड हाई हो जाती है तो आप उस अपनी जो कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हो। तो इंटरनेशनल ट्रेड के बिहाफ पे जो हमारी इकोनॉमी में, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो और अदर रिसोर्सेज हो। तो उनका हम जितनी भी कैपेसिटी है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके एक्सेस में प्रोडक्शन करना है। तो ये ट्रेड का ही बेनिफिट है कि हम ये कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है श्रम व पूंजी में गुणात्मक परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज इन कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल और लेबर में जो एक क्वालिटेटिव चेंज देखने को मिला है वो सारे चेंजेस इंटरनेशनल ट्रेड के बिहाफ पे है। लेबर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी स्किल को डेवलप कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहा है ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। और कैपिटल अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में लगी है कि लोअर टू लोअर रिसोर्सेज से हाई टू हाई प्रोडक्शन किया जा सके। तो इन दोनों सेक्टर में जो क्वालिटेटिव चेंजेस हुए हैं वो ट्रेड के बिहाफ पे होता है। तो दीज आर ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से क्या इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, ये वो पॉइंट है। देन नाउ कम ऑन द पॉइंट अनार्थिक महत्व, नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया, सोशल सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में और अदर सेक्टर में होती है। देन फर्स्ट जो पॉइंट है इट इज अ कल्चरल रिलेशनशिप। कल्चरल रिलेशनशिप, हमारी जो रिलेशनशिप होती है हमारे कल्चर का एक्शंस होता है ट्रेड के बिहाफ में, कि हमारा कल्चर अदर कंट्रीज के थ्रू अडॉप्ट किया जाता है और हम अदर कंट्रीज का कल्चर अडॉप्ट करते हैं ड्यू टू ट्रेड के बिहाफ पे ही जब यहाँ से कमोडिटी वहाँ जाएगी और वहाँ की कमोडिटी यहाँ आएगी तो हम उनका कंजम्पशन करेंगे। तो एक कल्चरल रिलेशनशिप बन जाती है जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड कंटिन्यूस चलता है।
तो हम वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना सीख जाते हैं और वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करना सीख जाते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, इंक्रीज इंटरनेशनल कॉपरेशन। ड्यू टू ट्रेड इंटरनेशनल जो आपका कॉपरेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब कंटिन्यूस हम किसी से इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उसके साथ कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, तो जब कभी भी कोई बात हमारे अगेंस्ट होती है तो वो कंट्री तुरंत हमारे फेवर में तैयार हो जाती है। तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल कॉपरेशन, कि वो जो भी आर्ग्यूमेंट का पॉइंट होता है उसमें एवरी टाइम हमारे फेवर में डिसीजन जो है देती है। तो इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है? तो एजुकेशन के सेक्टर में यह महत्व है कि ड्यू टू ट्रेड आपको टोटल वो मटेरियल अवेलेबल हो जाता है एजुकेशन का जो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, आपको वो मेथड अवेलेबल हो जाता है, वो प्रोसेस अवेलेबल हो जाती है, वो टेक्निक अवेलेबल हो जाती है। आप खुद एजुकेशनल टूर के लिए बाहर जा सकते हो, आप रिसर्च फैसिलिटी को वहाँ जाके अडेप्ट कर सकते हो, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। तो ये सारे जो चेंजेस होंगे एजुकेशन के सेक्टर में वो ट्रेड के बिहाफ पे होंगे। उस कंट्री से जहाँ से आपको जो भी डिग्री लानी है, पढ़ना है, मटेरियल मंगवाना है और जो भी कुछ लेना है, टेक्निक लेनी है, तो वो ट्रेड के बिहाफ पे आपकी कंट्री में भी अवेलेबल हो सकती है और आपको भी यहाँ से वहाँ पढ़ने की परमिशन गवर्नमेंट के थ्रू दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन के सेक्टर में। इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, हेल्थ को अगर लेकर के देखें तो हेल्थ में जितने भी आपके मेडिकल जो है इक्विपमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, टेक्निक्स है, मशीन्स है, ये सब हम बाहर से इंपोर्ट कर पाते हैं और हर कैटेगरी की डिजीज का जो है वो यहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका हम इलाज कर पा रहे हैं। तो ये ट्रेड से पॉसिबल हुआ है कि जो टेक्निक हमारे यहाँ डेवलप्ड नहीं हुई लेकिन वो टेक्निक हमारे यहाँ आ जाती है, वो मशीन हमारे यहाँ आ जाता है, वो स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ आ सकता है। तो यहाँ भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, टेक्निक का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, मशीनरी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है और उससे बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है। उसके बाद इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस, डिफेंस के सेक्टर में ले लीजिए, हम हर कैटेगरी के डिफेंस मटेरियल को प्रोड्यूस करने में एलिजिबल नहीं है। जब तक हमें फ्रांस, रसिया, जापान, जर्मनी ये सपोर्ट नहीं करता है तब तक हम खुद सुरक्षित नहीं है, हमारी बाउंड्री सुरक्षित नहीं है। तो डिफेंस में भी ट्रेड की इम्पोर्टेंस है, हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मैक्सिमम जो डिफेंस मटेरियल होता है इंडियन इकोनॉमी में वो इंपोर्ट किया जाता है और उसके बिहाफ पे आज हमारी जो सुरक्षा है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें पहले से ही इंपोर्ट कर करके रख रखी है। तो दीज आर द नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व और लाभ।